मीरा ऑफिस के लिए तैयार ही हुई थी कि उसे कमरे के बाहर से पिताजी की आवाज़ सुनाई दी। हारोस्कोप मैच हो गया था। बस 1-2 दिन में लड़के वाले मीरा को देखने आ सकते थे। मीरा ने बात सुन ली, पर भीतर ही भीतर एक कसक उभर आई। फिर वही पुरानी परंपरा, रिश्ते देखने दिखाने का औपचारिक खेल। रात के भोजन के दौरान पिताजी ने बताया, परसों शाम को वे आ रहे हैं। घर अच्छा है, लड़का भी लायक है। यदि रिश्ता पक्का हो जाए तो कसर ही क्या रह जाएगी। अकेला बेटा है, 2 बहनों की शादी हो चुकी है, अपना पक्का मकान है, इससे बेहतर क्या मिलेगा। विक्रांत अपने माता पिता के साथ आया। छोटी बहन काव्या खिड़की से झांक कर फुसफुसाई, दीदी दूल्हा तो बहुत हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हैं। यह सुनकर मीरा का मन और भारी हो गया। मेरे जैसे साधारण रंग रूप वाली को भला वे कैसे चुनेंगे। अगले दिन पिताजी मिठाई के डिब्बे लेकर आए और मीरा को मिठाई खिलाते हुए मुस्कुराए। लड़के वाले राजी हो गए हैं। यह सुनकर मीरा के मन में अचंभे हो हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई और वह चुपचाप कमरे की ओर बढ़ गई। विवाह के बाद कई सप्ताह तक मीरा यह समझ न सकी कि आखिर विक्रांत ने रिश्ता क्यों स्वीकार किया था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। मीरा की नौकरी और उसकी अच्छी आय की विक्रांत को आकर्षित कर रही थी। विक्रांत कमाते तो थे, पर परिवार की जिम्मेदारी से कोसों दूर थे। अपनी थोड़ी बहुत कमाई भी वे दोस्तों और शौक में उड़ा देते। जल्दी ही उनकी नज़र मीरा की सैलरी पर भी पड़ने लगी। पिताजी ने कई बार समझाया, पर विक्रांत पर कोई असर न हुआ। इसी दौरान निशा का जन्म हुआ। निशा भाग्यशाली थी, उसे विक्रांत जैसा रंगरूप मिला था। विक्रांत बच्ची से बेहद प्यार करते। घर की देखभाल, नौकरी और निशा की परवरिश में मीरा व्यस्त रहती। विक्रांत शायद ही कभी घर पर समय देते। वे अधिकांश समय अपने दोस्तों के साथ बिताते थे। ससुर जी अक्सर उन्हें टोकते रहते कि एक दिन सब्जी लाते समय एक ऑटो से टक्कर लगाने के कारण ससुर जी गिर पड़े। सिर में गहरी चोट आई थी और उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। उसी समय मीरा की तबीयत भी खराब चल रही थी। वह 2 माह की गर्भवती। अस्पताल की दौड़भाग और घर की जिम्मेदारियों ने उसे बुरी तरह थका दिया। भारी खर्च के बावजूद ससुर जी को बचाया न जा सका। इसी सदमे में बीच मीरा का गर्भपात हो गया। शारीरिक और मानसिक रूप से वह पूरी तरह टूट गई थी। वह चाहती थी कि विक्रांत इस कठिन घड़ी में उसके साथ खड़ा रहे, उसका सहारा बने, पर यह केवल एक ख्वाब बनकर रह गया। पिताजी के न रहने के बाद विक्रांत पर कोई रोक टोक नहीं रही और वे और अधिक स्वच्छंद होते गए। सास जी की नज़रों में वे हमेशा से लाडले थे। थोड़ी बहुत मौज मस्ती तो मर्दों की शान है, कमा रहे हैं ना। सास जी का यही विचार था। धीरे धीरे विक्रांत और मीरा के बीच में खाई गहरी होने लगी। मीरा ने हर संभव कोशिश की कि विक्रांत को हर जरूरत पूरी हो, पर जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि विक्रांत का दिल अब बाहरी दुनिया की चकाचौंध में बच चुका है। एक दिन विक्रांत के कोट की जेब में सिनेमा के 2 टिकट मिले। मीरा का बचा खुचा सब्र टूटने लगा। उसने टिकट दिखाकर सवाल किया तो विक्रांत अब और भी निर्लज हो चुके थे। एक अजीब सी हंसी के साथ बोले, तुम्हें साथ ले जाकर क्या मिलेगा, तुम तो घर संभालने में ही बेहतर हो। मीरा का धैर्य जवाब दे गया। जब वो सवाल करने लगी तो विक्रांत चुपचाप दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। बढ़ती हुई बेटी के सामने वो ऊंची आवाज में बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए मन ही मन दबकर रह गई। किससे कहती। काव्या की शादी का समय था और वह माता पिता की चिंता बढ़ाना नहीं चाहती थी। विक्रांत अब तो कई कई दिनों तक घर से गायब रहने लगे और दोनों के बीच भी दूरी और बढ़ गई। एक दिन विक्रांत अपना सूटकेस पैक करते हुए बोले, मैं तानिया के साथ रहने जा रहा हूँ। सास जी ने रोका, समझाया, पर सब बेकार। गुस्से में उन्होंने सारा दोष मीरा पर मढ़ दिया। मीरा क्या कहती, वह चुपचाप सब सुनती रही।
पर भीतर ही भीतर उसके आत्मसम्मान की आग भड़क उठी थी। निशा से उसने केवल इतना कहा था कि पिताजी का स्थानांतरण हो गया है और वे दूसरे शहर में हैं। निशा भी यही मान लिया। विक्रांत कभी कभी 8-10 दिन के अंतराल पर घर आ जाते और निशा के लिए कुछ न कुछ लाते। निशा भी पिता के आने का इंतजार करती। इस बार 3-4 महीने बीत गए पर विक्रांत का कोई पता न था। सास जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मीरा ने विक्रांत के एक मित्र के जरिए संदेश भिजवाया, पर जब तक वे पहुँचे सास जी का देहांत हो चुका था। एक दिन अचानक मीरा की मुलाकात तानिया से हुई। तब पता चला कि विक्रांत और तानिया में झगड़ा हो गया है और अब विक्रांत किसी और के साथ हैं। यह सुनकर मीरा के मन में घृणा की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि जब पहली बार विक्रांत घर छोड़कर गए थे तभी उसे तलाक के कागज़ों पर दस्तखत कर देने चाहिए थे, पर सास जी और निशा के भविष्य की चिंता ने उसे रोक लिया था। समय के साथ निशा भी समझदार होती गई और माता पिता के रिश्ते की कड़वाहट को भांपने लगी। ऐसे ही 2 और साल बीत गए। अचानक एक दिन विक्रांत अपना सामान लेकर लौट आया। मीरा हैरान रह गई। निशा के स्कूल चले जाने के बाद मीरा ने पूछा, कितने दिनों के लिए आए हो? हमेशा के लिए। क्यों? क्या यह मेरा घर नहीं है? है तो। अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसे भी मेरी ज़रूरत है। विक्रांत के स्वार्थ को देख मीरा का अंतिम धैर्य भी टूट गया। उसने स्पष्ट कहा, हमें अब अकेले रहने की आदत हो गई है। जब सच्ची ज़रूरत थी तब आप कहाँ थे? पर अब तो आ गया हूँ ना। आप अपनी मर्ज़ी से गए थे और अब लौटे हैं तो अपनी मर्ज़ी से नहीं। तान्या ने और भी उस दूसरी लड़की ने भी आपको साथ छोड़ दिया, तभी आपको इस घर और बेटी की याद आई। आपको ज़रूरत है तो रहिए। एक पतली सी डोर अभी भी हमें बांधे हुए है। जब तक वह ना टूटे तब तक आप यहाँ रह सकते हैं। क्या हम पुरानी बातों को भुलाकर दोबारा? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? क्या आप मेरे वो दिन और रातें लौटा सकते हैं जो मैंने अकेले काटी हैं? मेरी पूरी जवानी उस अकेलेपन की आग में राख हो गई। आपके माफ़नामे से वह जलन नहीं मिटेगी और माफ़ उसे किया जाता है जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो। आपको पछतावा नहीं बल्कि आपकी मजबूरी ने आपको यहाँ खींचा है। कहते कहते मीरा रुक गई। कुछ क्षण शांत रही, फिर वह बोली, अगर यही गलती मैं करती तो क्या आप मुझे माफ़ कर पाते? विक्रांत के होठों से एक शब्द भी न निकला। मीरा ने जारी रखा, न कर पाते हैं ना, क्योंकि आप मर्द हैं तो आपकी भटका स्वाभाविक है और अगर औरत करे तो वह गुनाहगार कहलाती है। आप निशा के पिता हैं इसलिए यहाँ रह सकते हैं, पर मुझसे किसी भी उम्मीद का दामन न पकड़ना। समाज के लिए हम पति पत्नी रहेंगे, पर रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। अब इस भूल की माफ़ी की उम्मीद मुझसे मत रखना। इतना कहकर मीरा ऑफिस के लिए निकल पड़ी और विक्रांत एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह बस उसकी पीठ देखता रह गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर मुझे भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे देना। थैंक यू।